नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों के दम पर बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली है। और इसी बीच बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हैं। इसी बीच शिवसेना के सांसदों के एक गुट ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सुलह करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि शिवसेना में बगावत का असर सांसदों पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 19 सांसदों में से कम 1 दर्जन सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सांसदों की शुक्रवार शाम को बैठक बुलाई थी। शिवसेना के सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने भी पार्टी के हित में शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट से सुलह करने की सलाह दी है। हालांकि इस पर ठाकरे ने क्या जवाब दिया, ये अभी सामने नहीं आया है। इस बैठक में 3 सांसद मौजूद नहीं थे। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, भावना गवली और ठाणे के सांसद राजन विचारे मीटिंग में नहीं पहुंचे। भावना गवली अभी ईडी की रडार पर हैं। शिवसेना के लोकसभा में 19 सांसद हैं और राज्यसभा में 3 हैं। कल्याण से 2 बार सांसद रहे शिंदे के बेटे श्रीकांत पहले ही अपने पिता वाले गुट के साथ जुड़े हैं। वहीं यवतमाल से 5 बार की सांसद भावना गवली ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बागी गुट की हिंदुत्व से संबंधित शिकायतों पर विचार करने की अपील की थी। ठाणे से सांसद राजन विचारे भी शिंदे की आनंद दीघे को मानने वाले हैं। वहीं शिंदे के बेटे श्रीकांत अभी बागी विधायकों के साथ गोवा में ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना के सांसद अभी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र के शिवसेना विधायक शिंदे खेमे में है। हालांकि शिवसेना के लोकसभा में नेता विनायक राउत ने कहा कि बगावत का असर शिवसेना के संसदीय दल पर नहीं पड़ेगा। उस्मानाबाद से लोकसभा सांसद ओमराजे ने भी कहा कि वो ठाकरे के साथ हैं और शिवसेना प्रमुख के निर्देशों के अनुसार 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट देंगे। तो उद्धव ठाकरे ने ये जो मीटिंग बुलाई, इसमें अब ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को बागी गुट वाली शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के गुट से सुलह कर लेनी चाहिए। यही आगे की राजनीति के लिए बेहतर होगा। इस तरीके की जो बैठक में बातें रही वो सामने आई है। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने सभी बागी विधायकों के साथ आज मुंबई लौट रहे हैं। गोवा अभी तक वो थे, आज मुंबई वो लौट रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच देर रात बैठक भी हुई। इस अहम बैठक में कैबिनेट को लेकर और फ्लो टेस्ट को लेकर काफी अहम विचार हुए हैं। और इसी बीच अब आज वापिस आ रहे हैं एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ। दूसरी तरफ ठाकरे जो है, उनकी जो शिवसेना है उसमें अभी भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि सुलह करवाने की कोशिश हो रही है। सभी विधायकों का, सभी सांसदों का ये कहना है कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें बगावत नहीं होनी चाहिए। और उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ मिलकर शिवसेना को फिर से एकजुट करना चाहिए, ये सांसदों का कहना है। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ समय में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं देश में, और उसको लेकर भी यहाँ पर अहम भूमिका में विधायक और सांसद जो रहते हैं, उसको लेकर भी अब विपक्ष जो है वो कमजोर होता नजर आएगा अगर जो बाकी के सांसद हैं वो भी पाला बदलें। क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि पाला जो है वो 19 सांसद है, अभी वो पाला बदल सकते हैं। उसमें से 12 कम से कम सांसद जो ऐसे हैं वो पाला बदल सकते हैं, पाला बदलने को तैयार हैं। ये बीजेपी का दावा है। अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ उठापटक देखने को मिलती है। इसी
इसी बीच देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का सहारा लिया और फडणवीस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये पंक्तियां लिखकर शिवसेना ने सामना में अपने मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत लगातार नए रंग ले रही है, नए रूप ले रही है और आए दिन नई करवट ले रही है महाराष्ट्र की सियासत, इस बार आज क्या कुछ अहम होने वाला है इस सियासत में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दावे बड़े बड़े हैं। बीजेपी का दावा है कि शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 जो हैं वो बगावत एक बार फिर से कर सकते हैं और यही कहना है सांसदों का। वो कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को फिर से एक होना होगा और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को सुलह करनी होगी और ये सुलह अगर होती है तो फिर शिवसेना जो है वो वापस से एक हो जाएगी। लेकिन उस दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि शिवसेना उन्हीं की है, उनको विरासत में मिली है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और उद्धव ठाकरे से ये शिवसेना कोई नहीं छीन सकता। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। राजेश दीक्षित जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीक्षित साहब आप ही के पास में आना चाहूंगी। कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बैठक हुई उसमें यह कहा गया है कि सुलह कर लेनी चाहिए अब एकनाथ शिंदे गुट से। राजेश दीक्षित जी। दीक्षित साहब आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। हेलो चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल आनंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। जी बीजेपी का भी यह दावा है कि 19 सांसद हैं शिवसेना के, जो जिसमें से 12 जो है वो पाला बदल सकते हैं और 12 जो है वो और बगावत कर सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक दो तीन बातों पे प्रकाश करना चाहूंगा कि सबसे पहले सवाल उठता है कि जो लोग आए हैं वो उनकी बहुमत कैसे साबित हो और शिवसेना की पार्टी है, शिव सैनिक है, वो ये कैसे साबित हो, पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा, जो एक दिखावे के लिए जो कार्य उद्धव ठाकरे जी ने किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर बारीक से आपके सवाल का उत्तर दिया जाए तो पहला ये होगा कि कभी भी दल बदल कानून जब बना था तो उसमें इस बात पे प्रकाश डाला गया था कि कभी भी कोई भी विधायक या 2-3 से बहुमत लेकर अगर निकलते हैं तब ये निष्क्रिय हो जाएगा, ये कानून निष्क्रिय साबित होगा। और अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव एक भी विधायक दे देता है तो वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो कोई भी फैसला ले सके। वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की होती है। यहाँ अगर देखा जाए तो शिवसेना के जितने 55 विधायक हैं उसमें से लगभग 40, 2/3 का जो आंकड़ा है वो इसको पूर्ण करता है। और जो शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था, जो भरोसा जगाया था, वो भरोसा जलाया था आपको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पे। तब जाकर जनादेश प्राप्त हुआ और 109 और 55 सीटें जो आई वो बहुमत के आंकड़े के करीब आई, जिसकी वजह से सरकार बनाने की स्थिति में आई। लेकिन आपसी मतभेद और खास करके बाल ठाकरे साहब ने एक बात कही थी कि मैं राजनीतिक में कोशिश करूंगा कि हमारे घर के बच्चे कभी भी ना आए। और उन्होंने मरने से पहले 2012 की मैं बात बता रहा हूं कि उन्होंने एक विजयदशमी को हमेशा उनका भाषण हुआ करता था, तो उस भाषण में उन्होंने कहा था कि आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि मेरा विरासत मेरे बच्चे पे थोपा जा रहा है
तो आप स्वतंत्र होंगे उस वक्त अपना निजी फैसला लेने के लिए। तो शायद जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं उस क्रम से संबंधित है। दूसरी बात ये भी मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बनाकर सीएम की कुर्सी ली, वो बाल ठाकरे साहब को कभी भी गुजारा नहीं था। और 1995 में जब बीजेपी और शिवसेना सत्ता में आई थी तो शरद पवार का विरोध कर कर ही सत्ता में आई थी। तो ये भी मुख्यतः बात होती है कि इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मान लिया और सॉल्यूशन के करीब ये गए ही नहीं, जिसकी वजह से आज ये यथास्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए शिवसेना के ही विधायक को मुख्यमंत्री पद का पदभार दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो एजेंडा था वो मुख्यमंत्री बनना नहीं, बल्कि हमें अपने एजेंडे को कायम रखना और जनादेश का सम्मान करना था। ठीक है, राजेश दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। शिवसेना आखिर कैसे साबित करेगी इस बार कि ये जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की है? क्योंकि आज एकनाथ शिंदे जो है वो भी अपने विधायकों, बागी विधायकों के साथ आ रहे हैं मुंबई वापस, और फ्लोर टेस्ट भी जल्दी होगा। जी जी जी, मैं इसके साथ साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे अभी साथी भाजपा के हमारे बोल रहे थे कि हमने बड़ा दिल दिखाया। तब कहाँ गए थे? जब बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया था? जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इनकी बात चल रही थी, अपने लिए मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे। आर्य आनंद साहब, तब भी तो शिवसेना से था, तो शिवसेना के ही नेता थे उद्धव जी, कांग्रेस के तो थे नहीं। तब बड़ा दिल क्यों नहीं? आज इनकी मजबूरी है। देखिए, आज भी एकनाथ शिंदे जी ने अपने विधायक गोवा में रख छोड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मेरे विधायक यहाँ जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री अपना फडणवीस जी को बनाएंगे। और ये मांग भी कर रहे थे। जब देखा कि इनकी दाल नहीं गल रही है तो मजबूरी में अब आज बड़ा दिल दिखा रहे हैं। बड़ी हंसी की बात है। भाई, पार्टी तो आपने उनकी तोड़ दी, ठीक है, ईडी का भय दिखा करके, सीबीआई का भय दिखा करके, तमाम कानूनी हथकंडे बता करके बहुत अच्छा किया, आपने तोड़ लिया। लेकिन आपकी मंशा पूरी मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई। आप बड़ा दिल की बात कर रहे हैं। रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना का देखिए मामला है, क्या करते हैं। शिवसेना उद्धव जी के साथ जाती है या एकनाथ शिंदे जी के साथ जाते हैं या एक हो जाते हैं। अब इनका ये अपना मामला, घरेलू मामला। ठीक है। विनोद शुक्ला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं समझना चाहूंगी आपसे कि इस बार महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का आखिर क्या होने वाला है? क्या पहले की तरह जो शिवसेना पिछले इतने सालों में सिमटती आई है, क्या इस बार शिवसेना वाकई दो गुटों में बढ़ जाएगी, या फिर से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो हैं वो सुलह कर लेंगे और फिर से एक साथ आएंगे? क्या हो सकता है आगे? आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी, मेरी जहाँ तक राजनीतिक समझ है, दोनों गुटों का एक होना तो अब संभव नहीं लग रहा है। और संभव होगा तो वो शिंदे की शर्तों पर होगा, वो उद्धव ठाकरे की शर्तों पर नहीं होगा। और दूसरा ये कि अब समझौते वाली स्थिति से काफी आगे बढ़ गए हैं एकनाथ शिंदे का दल। और जो लोकसभा के सांसद हैं वो उनमें भी जो 18 का एक चंक है, उसमें आपसी मतभेद है। उसमें जो बड़ा वर्ग है 12-13 लोगों का, वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इसलिए कि भाई, चुनाव तो 24 में उनको भी लड़ना है ना, जवाब तो उनको भी देना है। जिस तरह की राजनीति पिछले 2.5 साल में हुई, वो राजनीति शिवसेना का जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है उसको सूट नहीं करता है। तो हर आदमी को चुनाव लड़ना है और चुनाव में जनता के सामने ही वोट देना है। आप अपने वोटर्स को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि आप हिंदुत्व के मसले पर पिटते रहे हैं? दंगा त्रिपुरा में होता रहा है और पिटाई महाराष्ट्र में लोगों की होती रही है। उतना ही नहीं, आप इस बात को कैसे समझाइएगा कि पालघर में साधुओं को मार दिया जाएगा और उसमें सरकार खोज रही थी कि बीजेपी का कौन सा कार्यकर्ता इसमें शामिल है? इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। सावरकर को गाली दिए जाने को आप कहां से जस्टिफाई कीजिएगा? तो ये जो दोनों गुट हैं, ये समझौता इसी बात पर होगा, शिंदे के गुट के शर्तों पर,
और दूसरा ये कि जिस बात को ये कहा जा रहा है कि अभी राजेश जी ने कहा कि क्यों समझौता नहीं कर पाए, अगर मुख्यमंत्री ही देना था तो ठाकरे मुख्यमंत्री देना चाह रहे थे। देखिए ये एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है और मुझे लग रहा है कि जो ठाकरे केंद्रित राजनीति है शिवसेना की महाराष्ट्र में, बीजेपी उसको ही दरकिनार करके उसको ही खत्म करना चाह रही है। या तो शिवसेना अल्टीमेटली जो अभी शिंदे ग्रुप है या तो अल्टीमेटली मर्ज करेगी बीजेपी में 2024 से पहले, या ये लोग अगर रहेंगे भी तो उसका नेतृत्व शिंदे मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास होगा जो ठाकरे परिवार से संबंधित नहीं है। ठाकरे परिवार को ये अलग रख करके ही इस मामले को वो करेंगे। इसलिए कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा वो बन के उभरे, दूसरा चेहरा ना रहे। और इसीलिए आखिरी क्षण पर जो मुख्यमंत्री बनाया जाना था फडणवीस जी को, उस पर बहुत सारे फेरबदल हुए और फडणवीस जी थोड़े से असंतुष्ट भी नजर आए। लेकिन चूंकि वो कमिटेड वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में जो संघ और बीजेपी का कैडर वोटर होता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करता है। शायद और कोई पार्टी होती तो थोड़ा विद्रोह होता है और ये एक आध दिन शपथ ग्रहण और टलता। तो बेसिकली जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि बीजेपी एक स्ट्रेटजी पर काम कर रही है और उस स्ट्रेटजी का हिस्सा 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। और उस चुनाव में एक और जानकारी है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है अभी, आज पब्लिश हुआ होगा, अभी मैंने देखा नहीं। बीजेपी की स्ट्रेटजी और एक ये है कि इंडिपेंडेंटली अकेले 175 सीट पर काम कर रहे हैं और उस मुहिम को अचीव करने के लिए अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो 2.5 साल में न डेवलपमेंट प्रूव कर पाते और बहुत सारे ऐसे तीखे डिसीजन अभी होंगे जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगे। तो उसका जो उसकी जो नाराजगी अगर कोई होती है, अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नाराजगी होती है तो वो एकनाथ शिंदे पर जाए और बीजेपी उससे मुक्त रहे। तो बीजेपी अपने बढ़िया एजेंडे पर काम कर रही है और मुझे अभी तक सिवाय एक चीज के कि थोड़े से असंतुष्ट हुए थे देवेंद्र फडणवीस, अन्यथा मुझे उनकी स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है। असली मसला है ठाकरे और शिंदे आपस में ठीक है निपटे इस मामले। ठीक है शुक्ला साहब, मैं फौरन लौटूंगी आप सभी के पास। एक बार चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। रुख एक बार फिर से महाराष्ट्र का कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, फिलहाल जिस तरीके से फ्लो टेस्ट की बात की जा रही है, देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अहम बैठक भी हुई है। इस बैठक में भी काफी अहम फैसले लिए गए फ्लो टेस्ट को लेकर। आखिर कैसे शिवसेना अपना बहुमत पास पेश करेगी या फिर एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी शिवसेना इस बार लेकर रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है? देखिए मुस्कान जी, ये जो राजनीति शब्द है वो नीति के तहत राज करना सिखाता है और जो इसको समझ सकते हैं बहुत प्रभावी ढंग से वो निश्चय ही इतिहास रचते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी को जो बहुमत पेश करना है उनके सामने दो तरह के संस्करण है। या तो वो एमएनएस पार्टी को ज्वाइन कर ले, उनका एक विधायक सदन में उपस्थित है पहले से, या फिर वो बीजेपी के साथ अपने सारे लोगों को विलय कर ले। लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना, उन्होंने रास्ता चुना है शिवसेना को लेने का। तो शिवसेना पे अधिकार खड़ा करने के लिए, जैसे कि मैं 2012 के भाषण की जो मैंने कुछ बातें बताई आपको, मैंने इसीलिए आपको बताया कि उसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उस भाषण को दिया था और जो तथ्य कहा गया उस आज जो एकनाथ शिंदे जी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाल ठाकरे साहब से ही प्रभावित होकर कर रहे हैं। आपको राजनीति में आने का मौका मिल सकता है लेकिन राजनीति में राज करते रहना ये आपके विवेक और बुद्धि और आपकी समझ पर निर्भर करता है। तो यहाँ उद्धव ठाकरे जी हर तरह से फेलियर बताए गए हैं। यही नहीं, सरकार में रहते हुए सत्ता की कमान किसी और के पास रहे और हर एक प्रॉब्लम के लिए किसी और के पास जाना पड़े तो ये दर्शाता था कि आप कहाँ हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो विनोद शुक्ला जी ने एक बात कही, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि अगर समस्या असम में घटे, त्रिपुरा में हो
तो वो डंडे महाराष्ट्र में पड़े। समस्या अजान को लेकर हो तो अनाउंसमेंट महाराष्ट्र में किया जाए कि कोई भी हिंदू उसके आसपास नहीं जाएगा लाउड स्पीकर के आसपास। तो ये दिखाता है जो आपका स्वभाव था ही नहीं, आप उस स्वभाव को जोर जबरदस्ती कर रहे थे, जिसके वजह से आपके लोग आपसे नाराज होते चले गए। और यहाँ तक कि एनसीपी के प्रमुख ने भी कहा था, जब सरकार जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे जी के पास वक्त होगा तो मैं उनसे मिलकर उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने तंज कस दिया। यही नहीं, नवाब मलिक जैसा आदमी शिवसेना की सरकार हो और शिवसेना का स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक बन जाए, जिसके दाऊद के साथ अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ संयुक्ता नजर आती हो। और यही नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इनके लोग वसूली भाई बन जाए और पैसे की उगाही करना शुरू कर दे रेस्टोरेंट से, तो समझ में आता है कि सरकार कैसे माफिया राज में चल रही थी। और जहां तक अपनी बहुमत साबित करने की बात है, तो ये अभी तक के उपलब्ध आंकड़े के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि अभी सरकार के पास सक्षम संख्या है, मैजिक नंबर है, जिसके वजह से वो अपने बहुमत को साबित करेगी। और ठीक है, दीक्षित साहब की बातों का आप जवाब दे दे राहुल आनंद जी। दीक्षित साहब की बातों का भी जवाब दे दे। वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको एकनाथ शिंदे को ही बनाना था सीएम, तो फिर उद्धव ठाकरे जब सीएम पद की मांग कर रहे थे तभी आपको दे देना चाहिए था ये पद। मुस्कान जी एक मिनट, मैं दीक्षित साहब का एक प्रश्न का उत्तर दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि 2019 में आपने क्यों नहीं उद्धव ठाकरे को बना दिया, क्योंकि 2019 में जब हमने गठबंधन कर लड़ने का काम किया था तो उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस थे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बाद में उन्होंने धोखा दिया, जिसके वजह से हम सरकार में उनके साथ नहीं आए और अभी परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। लेकिन उस समय ये था कि उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे थे ना, आपको 2.5 साल का फॉर्मूला कर लीजिए। और कल उन्होंने बैठक में अमित शाह को उनका वादा भी याद दिला। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात मान लेते तो शायद आज सीएम होता बीजेपी का। देखिए, जब चुनाव लड़ने दोनों पार्टियां उतरी थी उस समय आपसी मतभेद भी नहीं थी, लेकिन जब सत्ता आने के बाद, जब सत्ता में काबिज होने की लालच उद्धव ठाकरे जी को लगा, तब जाकर ये गठबंधन टूटा। और ये पहले तय होता है, जब मैं आपके साथ कभी भी कोई भी संबंध निभाने जाता हूं तो वो पहले तय हो जाता है, उसके अनुसार हम वो कार्यों को करते हैं। यहाँ पे जो देखने को मिला वो मिला कि जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किया हो उसको दरकिनार कर दिया गया, और जो थर्ड डिवीजन में लड़के हैं 3 लोग मिलकर फर्स्ट डिवीजन के करीब पहुंच रहे हैं, उसको आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ यही देखने को मिला, जबकि वो उसी समय उचित नहीं था, वो उसी वक्त असंवैधानिक था। लेकिन फर्स्ट डिवीजन के स्टूडेंट को तो अब भी दरकिनार किया गया ना, दूसरे नंबर का पद दे दिया राहुल आनंद जी। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं फौरन लौटूंगी। आ रही हूँ राहुल आनंद जी। दीक्षित साहब, बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। देखिए, सारा का सारा ठीकरा जो है वो एनसीपी और कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच जो ये टूट हुई वो सत्ता को लेकर हुई, और उसके बाद ये बेमेल गठबंधन है जिसकी वजह से टूट गई है शिवसेना। देखिए, हमारे भाई बहुत अच्छा भाजपा की प्रवक्ता बोलते हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मतलब कहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास पास हुए थे और इन दलों ने, छोटे दलों ने जो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास के थे, फर्स्ट क्लास को दरकिनार कर दिया। आज का फर्स्ट क्लास कहाँ है? आज फर्स्ट क्लास की क्या स्थिति है? मतलब सत्ता के लिए आपके जो मुख्यमंत्री थे उनको घोड़े से गधे में बैठा लिया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आप सत्ता के लिए कितने परेशान हैं? आप तो सत्ता के लिए अपने सबको त्यागने के तैयार है। मतलब अपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिए सिर्फ इसलिए कि बागडोर आपके एकनाथ शिंदे के बाप के पास रहे। अभी तक आपकी बागडोर आपको समझ में आ रहा था उद्धव जी की कांग्रेस के पास है, एनसीपी के पास है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। आपको आप सरकार जो चलाए महाराष्ट्र में उसकी बागडोर भाजपा के पास रहे। मेन मुद्दा ये है। और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की कोई बात नहीं है, तब भी ये विपक्ष में थे, आज भी ये बस सहयोगी है सरकार के, फर्स्ट क्लास होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री इनके नहीं बना पाए। जो इनका सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पाया। एकनाथ शिंदे जी ने आज भी अपने विधायक इसलिए गोवा में रखा है कि आप हमारे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते हैं। आपने पूरा प्रयास किया है कि आपके मुख्यमंत्री फडणवीस जी बने, लेकिन वो नहीं बन पाए। अंततः आप लोगों को लगा कि कैसा नहीं कि एकनाथ शिंदे जी फिर से उद्धव जी से समझौता कर लें
इसलिए आपने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद में रहे उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आरोप किस लग बात रहे का हैं कांग्रेस मुताबिक? और एनसीपी पर। ये बेमेल गठबंधन ही था जिसकी वजह से शिवसेना जो है वो अपनी विचारधारा से भटक गई है, और ये तो सबको पता है कि किसकी ये विचारधारा है। इनके साथ जो गठबंधन कर ले उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, इनके साथ जो गठबंधन न कर ले उनकी विचारधारा खराब है। इनके साथ जो भी जितने भी भ्रष्टाचारी वो चले जाए वो सब गंगा जल से नहा लेते हैं, दूध के धोए हो जाते हैं। तो ये तो भाजपा नहीं, का सदैव विचारधारा आरोप को रहा कोई है। गलत नहीं कह रहा है, विचारधारा सबकी अपनी होती है और सबकी सही होती है, विचारधारा कोई गलत लेकर नहीं चलता है, लेकिन हर पार्टी की अपनी विचारधारा है ना। तो ये बेमेल गठबंधन क्यों था फिर, सिर्फ सत्ता के लिए? नहीं, बेमेल गठबंधन कैसे था भाई? हर जगह ये तो देखिए राजनीति है, राजनीति में जिसको भी मौका मिलेगा वो गठबंधन कर लेगा, अपनी सरकार बनाएगा। आज 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 ये कर रहे हैं, कल हमका जरूरी का एक नाथ शिंदे पता नहीं इनके साथ कब तक टिके, जब अलग चलिए, हो ठीक है। जाएंगे तो कह देंगे बेमेल गठबंधन हो गया। ठीक है। विनोद शुक्ला जी, ये तो तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक है वो भी ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं था, विचारधारा के अनुरूप नहीं था ये गठबंधन। एक और हिंदुत्व की विचारधारा थी, बाला साहेब ठाकरे जो थे वो दाऊद को पसंद नहीं करते थे, उनकी विचारधारा किस तरीके की थी वो सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर ये सभी कह रहे हैं कि बेमेल गठबंधन किया गया। क्या ये सही है कि कांग्रेस और एनसीपी पर यह आरोप लगा देना कि ये बेमेल गठबंधन है जिसकी वजह से शिवसेना में टूट हुई? निश्चित तौर पर मुस्कान, ये बेमेल गठबंधन था। लेकिन मैं राजेश जी की आखिरी जो बात उन्होंने कही, मैं वहां से हालांकि शुरू करना चाहता था। मैं आपके प्रश्न के कारण मुझे उनका आखिरी स्टेटमेंट ध्यान से निकल गया। खैर, मैं आता हूं। देखिए, अगर ये बेमेल गठबंधन नहीं होता तो जब बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कांग्रेस के साथ समझौता करने से बेहतर होगा मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। इन्हीं शब्दों में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ समझौता करने से बेहतर होगा मैं अपनी दुकान बंद कर दूं। देखिए, मैं किसी आइडियोलॉजी को उसको प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना का कांग्रेस का कोई वो नहीं है। राजेश जी की ये बात सही हो सकती है कि कई बार चुनावी समझौते आपको करने पड़ते हैं, और उसी चुनावी समझौते का ये एक हिस्सा है। लेकिन चुनावी समझौते आप करके सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन आप जनता को कन्विंस नहीं कर सकते। जनता को आप इन सब मामलों को लेकर के उनको ना कन्विंस कर सकते हैं, ना एकजुट रख सकते हैं। और ये नाराजगी जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। अब एक और बात कह दूं कि ये बड़ा आसान होता है कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह करना। अब जैसे देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि राजेश जी जो ये बात कह रहे थे ना कि क्यों बनाया गया और ये चुनाव कल एकनाथ शिंदे रह पाएंगे भाजपा के साथ कि नहीं रह पाएंगे, इसी बात को मैं बात आगे बढ़ाता हूं। इस डर को भी ध्यान रखिए कि अगर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ नहीं रहते हैं तो उसका ठीकरा भाजपा पर नहीं जाएगा, वो एकनाथ शिंदे पर जाएगा। और बीजेपी ये सारी स्थितियों को जानते हुए पीछे रही है, इसलिए कि अब 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। 2.5 साल में 6 महीने पहले आप चुनाव में चले जाते हैं, तो कायदे से काम करने के लिए आपके पास 2 साल का वक्त रह गया है। और ये जो कोई कुछ भाजपा पर कोई दोषारोपण हो, उस दोषारोपण से बचने का भाजपा ने इलाज कर लिया है। ठीक है, तो जो बात राजेश दीक्षित ने अपने अंत में कही, अब मैं एक और बात पर आता हूं। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये पहला उदाहरण नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति मंत्रालय में शामिल हो। मैं कांग्रेस के 3 उदाहरण देता हूं। एसबी चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर में शरद पवार मंत्री थे। फिर शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो उनके अंडर में एसबी चौहान मंत्री बने। मुख्यमंत्री रहने के बाद अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे और देशमुख के अंडर में वो मंत्रालय उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये कोई लॉजिक या कोई बात नहीं होती है। ये
जैसा पार्टी आदेश करती है सबको करना पड़ता है। अगर आप पार्टी, या तो आप विरोध करके निकल जाइए, और नहीं विरोध करते हैं आप पार्टी के साथ और पार्टी की विचारधारा, या आप पार्टी का कमिटेड वर्कर अपने आप को कहते हैं, तो ये सारी चीज आपको माननी पड़ती है, और सब मानता है। मैंने कांग्रेस के 3 उदाहरण दिए और भाजपा का उदाहरण आपके सामने है। लेकिन असली मसला जो पूरा ये है इस मामले में, और उसके परिणाम आपको नजर आ जाएंगे, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं 2 महीने 1-1.5 महीने बाद, वहां से ही सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पर भाजपा अपना काबिज होने में कामयाब हो जाती है तो वो आगे के लिए और बेहतर ढंग से काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी कैबिनेट में 3 बड़े फैसले हुए थे, जिसमें 2 जिलों का नाम बदला गया था और नवी मुंबई का एयरपोर्ट का नाम बदला गया था। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम एक कांग्रेस के नेता पर बदला गया था, और 2 जिलों का नाम, जिसमें औरंगाबाद का नाम संभाजी के नाम पर बनाया गया था। MIM ने वहां विरोध की घोषणा कर दी और बोला है कि कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना कोई नेता वहां घुसे हम देखते हैं, ये लॉ, और ये वहां के लोकल MP इम्तियाज जलील ने कहा। अब ये एक बड़ी क्राइसिस होगी। जिस तरह से भाजपा की जहां भी सरकारें बनती हैं या भाजपा का निर्णय होता है, वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आएगी, उस मामले को हिंदुत्व के नाम पर बनी सरकार किस ढंग से हैंडल करती है और उसका मैसेज क्या जाता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के नाम पर मैसेज जाएगा। तो इस तरह के अनगिनत इश्यूज हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन वाला मामला है, जिसको और एक वो मुंबई में एक मामला था जिसको रोक दिया गया था इन्वायरमेंट के नाम पर, उस पर भी विरोध प्रदर्शन के लिए कल से मामला शुरू हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हैंडल करना है। अगर ये सरकार बेहतर ढंग से हैंडल कर लेती है और एकजुटता के साथ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और NCP के साथ शिवसेना भी कमजोर होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस गठबंधन से कांग्रेस भी अंदर खाने से बहुत संतुष्ट नहीं था, इसलिए कि बहुत सारे कंपल्शंस थे शिवसेना के साथ जाना, उनके कैडर को पसंद नहीं आया था। तो अभी जो भी विरोध करे, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनका जो ग्राउंड वर्कर है, वो इस गठबंधन से बाहर आने के बाद बहुत राहत महसूस कर रहा है। ये मेरी जानकारी और मेरा मानना है। जी मुस्कान जी। ठीक है, राहुल आनंद जी। राजेश दीक्षित जी कह रहे थे कि ये जो बेमेल गठबंधन तो किसी तरीके से नहीं है। हालांकि शुक्ला साहब ने उनकी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन उनका आपसे ये सवाल है कि आपको क्या पता है कि एकनाथ शिंदे कब तक आपके साथ रहेंगे? जब वो शिवसेना से बगावत कर सकते हैं तो कभी भी वो कर सकते हैं बीजेपी से बगावत। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है मुस्कान जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर या इतिहास भी गवाह रहा है कि जब भी हम किसी से असंतुष्ट होते हैं तो वहां से हम एक नए रास्ते की शुरुआत करते हैं, और बड़े बड़े सुरमा भी असंतुष्टि के चलते उनके लोग उनसे अलग होते गए। ठीक उसी प्रकार अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, और जो हिंदुत्व जिनका स्वभाव है, जिनकी विचारधारा, जिनकी मस्तक का तिलक, जिनके मस्तक की पगड़ी हिंदुत्व हो, अगर वो कहीं जाकर अपनी पगड़ी को उतार दें तो उनके साथ अगर सेनापति ये गलती कर दे तो जो सेना होती है उसका मनोबल गिर जाता है। हमने एक से एक इतिहास से जुड़ी घटनाओं को देखा है कि जब कोई राजा महाराजा या कोई सेनापति हाथी पर बैठकर युद्ध करता हो, और जब हाथी से वो उतर जाता था तो सेनाओं का मनोबल उसी वक्त गिर जाता था कि अब लगता है कि हम युद्ध हारने वाले हैं। वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब दुर्योधन से पांडव का हक मांगने के लिए 5 गांव मांगने के लिए गए थे भगवान, तो उस वक्त उन्होंने अपना अहम और घमंड दिखा उनको वापस किया था, जिसके वजह से उनको पूरा राज्य हार जाना पड़ा था। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता में आए तब से वो लगातार अपने लोगों को दरकिनार करने लगे। वो चेयर पर्सन
वो बनने के चक्कर में वो कुर्सी से चिपक गए, और जिसके वजह से ना अपने वो विधायकों से मिलते थे, ना कार्यकर्ताओं से मिलते थे, और ना अपने मंत्रियों से मिलते थे, यहां तक कि जिसके साथ बेमल गठबंधन में रहे उनसे भी वो नहीं मिलते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एनसीपी के प्रमुख ने ही दिया, अपना एक ट्वीट कर और मीडिया के सामने बयान देकर। और जहां तक साथ चलने की बात है, तो जो ये गठबंधन बना था, और आप अभी कुछ दिन से जो आपसी जो तालमेल चल रहा था, उस तालमेल में इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा हो रही थी कि कैसे हम 5 साल तक सत्ता को, या 2.5 साल तक जो हमारे पास समय बचा है, हम कैसे सजाएंगे और संवारेंगे और लोगों की मनोस्थिति के अनुसार खड़े उतरेंगे और उनका विश्वास जीतने का काम करेंगे। शासन प्रशासन और अपनी सूझबूझ से सरकार पहले भी चली है और अभी भी चलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जब शीर्ष नेतृत्व जब किसी निर्णय पे आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया। और जनता को जो चाहिए, जनता को विकास से और उनको अपने सुरक्षा से मतलब है, वो जनता उसके लिए आश्वस्त है। लेकिन आनंद साहब, एक सवाल और भी तो है, चुना था। एक सवाल और भी तो है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता समेत सभी पदों से हटा दिया है। अब शिवसेना में जब इतनी बगावत है तो ये नहीं पता कि शिवसेना किसके पास जाएगी, लेकिन अगर वापिस से, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे पूरे तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि उनको विरासत में मिली है शिवसेना, तो उन्हीं के पास जाएगी, तो शिंदे गुट क्या नई पार्टी बनाएंगे? देखिए, ये लड़ाई जो हमारे देश के अंदर है, वो पुत्र प्रेम में ही सारी राजनीतिक पार्टियां अपना भविष्य को खराब कर रखी है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, या फिर अन्य पार्टी की आप बात कर लीजिए, या आरजेडी हो, या अन्य जितनी पार्टियां हैं, वो पुत्र मोह में ही अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। या तो उनके पास कोई नेता नहीं बचा है जो नेतृत्व कर सके। और जहां तक उद्धव ठाकरे साहब का सवाल उठता है कि वो निष्कासित कर दे या कुछ भी कर दे, तो मैंने थोड़ी देर पहले जो दल बदल कानून की जो मैंने बात आपसे की थी, उसको अगर देखा जाए तो 2/3 का जो बहुमत होता है वो एकनाथ शिंदे जी के पास है। इसलिए संविधान के तहत, संविधान की बातों को मानते हुए, दल बदल कानून का निर्णय को मानते हुए हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। वो कोर्ट तय करेगी कि उनको क्या करना है, लेकिन फिलहाल अभी जो बहुमत है उसके अनुसार ये नजर आता है कि ऐसा किंतु परंतु कोई संयंत्र अभी नहीं है। ठीक है, राजेश दीक्षित जी, अब तो शिवसेना के अंदर से उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग बुलाई उसके अंदर से आवाज उठने लगी है कि एक बार फिर से सुलह कर लेनी चाहिए और शिवसेना को एक बार फिर से एक कर देना चाहिए। तो क्या ये सुलह हो पाएगी? कितनी आसान आपको लग रही है? क्योंकि आपके खुद के सांसद ये कह रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि 19 में से 12 सांसद जा सकते हैं, तो शिवसेना के पास बचा क्या फिर उद्धव ठाकरे के पास? तो क्या इस बगावत को रोकने के लिए सुलह होगी एक बार फिर से? देखिए मुस्कान जी, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये शिवसेना का अपना आंतरिक मामला है। ये अपना उद्धव जी, एकनाथ शिंदे जी कैसे समझाते हैं, कैसे सुलझाते हैं, इस पे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हम उद्धव जी के साथ तब भी थे, आज भी हैं। एकनाथ शिंदे जी को लेकर के समझौता कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या उनको बाहर करते हैं पार्टी से, क्या करते हैं, ये समस्या शिवसेना की है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने देखिए समर्थन दिया था। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा को इसलिए रास नहीं आया उद्धव जी कि उनके इशारे पे काम नहीं करते। भाजपा को तो ऐसा नेता चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उनके इशारे पर काम करे। अब मजबूरी है, एकनाथ जी को सरकार चलानी है तो भाजपा की शर्तों को मानना पड़ेगा। उनके लगाम पूरी बागडोर भाजपा के हाथ में। मुख्यमंत्री का स्वरूप है एकनाथ शिंदे, पूरा काम देवेंद्र जी करेंगे। तो अब ये पार्टी का सांसद है, विधायक है, क्या करते हैं शिवसेना के, ये अपना उनका निजी मामला है। ठीक है, चलिए, शिवसेना का निजी मामला है, लेकिन कांग्रेस इसमें क्या कर रही है? अभी कई विकास कार्य, जिस तरीके से अभी विनोद शुक्ला जी ने भी बताया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है, इस तरीके के जाते जाते 2-3 फैसले ले लिए महाविकास आघाड़ी ने। तो नाम बदल दिए गए हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये MIM तो बीजेपी की सेकंड पार्टी है, बी पार्टी है, दोनों एक ही इस तरह की बातें ही करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली। वो हिंदुओं की बात करेंगे, वो मुसलमानों की बात करेंगे, देश में शांति व्यवस्था भंग कराएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। चलिए, ठीक है, विनोद शुक्ला जी,
जो ये बगावत इस समय शिवसेना में चल रही है, हालांकि शुरुआत में आपने कहा कि सुलह तो पूरे तरीके से नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो फ्लो टेस्ट की बात हो रही है, इस फ्लो टेस्ट पे किसके पास जो शिवसेना है वो जा सकती है, जो असली शिवसेना है वो किसके पक्ष में जा सकती है? क्या लगता है अब शिवसेना जो अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, विरासत की जो लड़ाई चल रही है, वो कौन जीत सकता है? देखिए मुस्कान, मैं एक बात कह दूं। हमारे मित्र राजेश कह रहे थे कि ये मसला जो है संभल वाला, उस पे जब निर्णय हो रहा था तो कांग्रेस के 2 मंत्री उस समय जो कैबिनेट में थे, एक वर्षा गायकवाड़ और दूसरे एक मुस्लिम मंत्री थे, मुझे उनका नाम भूल गया, दोनों ने वॉकआउट किया। इसका मतलब कांग्रेस उसके विरोध में थी। खैर, अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि असली शिवसेना और फ्लोर टेस्ट में होगा क्या। फ्लोर टेस्ट में अभी तक की जो स्थिति मुझे लग रही है कि फ्लोर टेस्ट में निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे अपनी मेजॉरिटी साबित कर पाएंगे। और मेरा जो आकलन है कि अगर 120 इंडिपेंडेंट को मिला करके 106 प्लस इंडिपेंडेंट और बाकी कुछ विधायकों को मिला करके 120 के आसपास बीजेपी के साथ हैं, और अगर इनकी 49 और 50 का नंबर हम माने तो लगभग 170 के आसपास हैं लोग। मुझे लग रहा है कि जब वोटिंग होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद झिझक और डर या कुछ और कारणों से साथ नहीं खुल के आ पा रहे थे, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि 5 और 6 या 10 से कम विधायक ही उद्धव ठाकरे के पास रह जाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे अभी लग रही। और जैसा 19 में से 12 सांसद ऑलरेडी शिवसेना बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो शिवसेना के खिलाफ है, तो वस्तुस्थिति कुछ उसी तरह से निर्मित होती मुझे नजर आ रही है। डेवलपमेंट उसी तरह से है। अब आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर जवाब निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए कि ये कैसे निर्धारित होगा कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना या विद्रोही शिवसेना कौन है। देखिए, इस बात का निर्धारण ये होगा, विधानसभा में हो जाएगा कि या कोर्ट में हो जाएगा कि इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं। अगर ये 2/3 हैं, जो लग रहा है कि 2/3 एकनाथ शिंदे के साथ है। अब बाकी पूरी पार्टी का क्या होगा? पूरी पार्टी का निर्णय चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग इस बात का स्पष्टीकरण दोनों विरोधी नेताओं से मांगेगा कि किनके पास एमपी कितने हैं, एमएलए कितने हैं, कितने मेयर हैं, मतलब पूरा पार्टी का एक मांगा जाएगा। और जिसके पास ज्यादा नंबर आएगा उसी के पास उसी को पार्टी की, ओरिजिनल पार्टी की बागडोर देनी जाएगी। ये विरासत का मसला नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि हमारे बाप के पास फला प्रदेश का राज था तो हमारे बाप के पास आ जाएगा। ये आप दावा करते रहें, लेकिन ये राजतंत्र नहीं है कि हमारी बपौती है, मेरे बाप के पास राज था। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, शुक्ला जी मैं टोक रही हूँ आपको, माफी के साथ आप एक सवाल रखूंगी। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, उन्होंने तो साफ कहा, संजय राउत ने भी ये कहा जब मीटिंग हुई कि अगर आप में हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर आप वोट लेकर दिखाइए। इस तरीके की बातें, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए मुस्कान जी, ये पॉस्चरिंग होती है। ये आप जनता को बताते हैं या आप लोगों को बताते हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। लेकिन सब चीज का एक कानून है ना, आपको कानूनी तौर पर वो चलिए शुक्ला साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं मिल पा रही है, संपर्क शायद टूट गया। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। राहुल आनंद जी, देखिए ये फ्लो टेस्ट पर तो पूरे तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो शिवसेना तैयार करेगी, शिवसेना का आंतरिक मसला है, वो देखते हैं क्या होगा, चुनाव आयोग तैयार करेगा जिस तरीके से शुक्ला साहब ने बताया। लेकिन आगे आने वाले जो चुनाव हैं, और ये समझिए कि अभी राष्ट्रपति चुनाव विदेश में होने जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को ये फायदा मिलता नजर आ रहा है कि इतने विधायक आ गए हैं आपके पास और सांसद भी आ रहे हैं। देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों ने हमारा विरोध किया
और जिन लोगों ने हम पे ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज की पार्टी है और किसके लिए जानी जाती है, उन सब के मुंह पर हमने बेजोड़ तमाचा देने का भी काम किया है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की जो बात है वो हमने किया है। और जो आज के समय में जो विपक्ष है, विपक्ष की जो भूमिका है उस पर निश्चय ही संदेह उठता है। एक कहावत है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब हम किसी भी देश की जब बात करते हैं और अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता की खास करके बात करते हैं और देश के प्रथम नागरिक चुनने का बात करते हैं, तो उस वक्त हम आंकड़ों के खेल पे बात करते हैं कि आपके पास कितने वोट हैं, आपके पास कितने वोट प्रतिशत हैं और आपकी संख्या क्या है, इस पर निर्भर करती है। लेकिन अभी तक जब भाजपा ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है उसको विपक्ष का भी, कुछ जो विपक्ष में लोग बैठे हैं उन लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ये पहले से डिसाइडेड था कि हम जीत के करीब हैं, हम जीत के करीब हैं। और जो आंकड़े हैं वो अंत तक जब इसकी घोषणा हो, जब वोटिंग शुरू होगी उस समय निश्चय ही हम उस आंकड़े को भी बहुमत के साथ जीत लेंगे। लेकिन अभी विपक्ष का जो एजेंडा बन रखा है, विपक्ष ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिन्होंने निर्वाचन भरा है, उनमें तो खुद ही एकता देखने को नहीं मिली है। या आप झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, दिल्ली में रहते हुए भी वो वहां पे नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, वो अपने भतीजों को भेज दी। या अन्य कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे जिनकी अपेक्षा की जा सकती थी, उन सब ने थोड़ी दूरी ही बनाकर रखी उनसे। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि देश जो चुने जाने वाली राष्ट्रपति होने वाली हैं, उनका बहुमत किससे उनका बहुमत साबित होने वाला है। जी ठीक है, राजेश दीक्षित जी। जी मुस्कान। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। राहुल आनंद जिस तरीके से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति होने वाली मुर्मू ही होंगी, द्रौपदी मुर्मू ही होंगी, क्योंकि अब बहुमत उनके पास आ गया है। कुछ वोटों की कमी नजर आ रही थी, वो भी उन्होंने महाराष्ट्र से पूरी कर ली है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं और बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। हम नहीं कह रहे हैं हमारे राष्ट्रपति की जीत इनकी नहीं होगी, एनडीए की। ठीक है दीक्षित साहब, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। माफी के साथ आप रोकना चाह रहे हो, फौरन लौटूंगी। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षित साहब अपनी बात पूरी करें, और सवाल मेरा यही था, इसके साथ साथ जो राहुल आनंद जी के सवाल थे उनका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव की। तो राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही नजदीकी चुनाव, बहुत अच्छा संघर्षशील चुनाव है। मतलब एक तरफा चुनाव नहीं है जिसे हमारे भाई राहुल जी कह रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि फाइनली है। चुनाव होगा, एक हार जीत होती है और विपक्ष के मजबूत कंडी पे नहानी तो निश्चित है लड़ाई अच्छी होगी और हमारे प्रत्याशी विपक्ष के जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाए। ठीक है, अब ये भी बता दीजिए कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत किस तरीके से होगा, क्योंकि शुक्ला साहब भी यही कह रहे हैं कि बहुमत तो एकनाथ शिंदे के पास जाता दिख रहा है। वो तो साफ दिख रहा है, शिंदे साहब के पास संख्या है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट में होने दीजिए। अंदर की क्या लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ विधायक आज भी मजबूरीवश एकनाथ जी के साथ में हैं। जब वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा तब दूध का दूध पानी आ का जा रहे हैं पानी मुंबई सभी विधायक, क्या बातचीत करने की कोशिश होगी उनसे? देखिए, बातचीत सबसे है, जितनी भी है, जो अपने साथ हैं वो अपने साथ हैं, और कुछ लोग भी आना चाहते जो दबाववश भाजपा का डर, भय, जांचों का डर, इसका भय दिखा करके उनको वहां पे रखा गया है, वो मजबूरी में वहां पे रह रहे हैं। अब आज देखिए, आप ये देख लीजिए कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले ली, और आज भी उनके विधायक गोवा में बने हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भय एकनाथ शिंदे जी को भी है
कि उनके गुट के विधायक उनके साथ पूरी तरह से सभी लोग नहीं, तो अब ये तो फ्लोर टेस्ट पे ही साबित होगा किसका बहुमत सिद्ध होता है, किसका नहीं होता है। और हम तो ठीक है। शिवसेना जी के, उद्धव जी के साथ थे, आज भी हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं शुक्ला साहब के पास जाऊंगी, समय भी खत्म होता जा रहा है। देखिए मुस्कान जी, जो हमारे कांग्रेस के बड़े भाई दीक्षित जी जो बातों को कह रहे हैं कि भाजपा का डर है, ईडी सीबीआई ये सब का जांचों का डर है, तो ये जो बार बार जो एक नया एक फैशन भी बन गया है कि बार बार कटघरे में खड़ा कर देना इन जांच एजेंसियों को, तो मैं इनको जरा एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो भी विधायक वहां पे गए हैं वो मैक्सिमम विधायक ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिनको सीबीआई और ईडी के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक विश्लेषण था जिसके अंतर्गत इन सारी बातों की चर्चाएं की गई थी। और एक अहम बात यह है कि जब आप अपना बहुमत या आप अपनी बातों को किसी भी चीजों की वजह से हारते हैं, तो दूसरे के कंधे पे अपनी असफलता का भार फोड़ा जाता है। ये बचपन से मैं देखता आया हूँ और वही आज हमारा विपक्ष बैठे बैठे कर रहा है। जब वो खुद फेल्योर होता है तो वो या तो ईवीएम पे शिकंजा कसने की कोशिश करता है, ईवीएम पे लाछन लगाता है, या फिर उस बातों को केंद्र बिंदु में लेकर आने की कोशिश करता है जिससे उसको वहां की सिंपैथी हासिल हो। यही बातें अब तक ये कहते आए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन इन सबके वजह मैं एक चीज और चर्चा करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ये दोनों भाई बहन बार बार जाया करते थे, चाहे वो उदयपुर का मामला हो या हाथरस का हो या लखीमपुर ठीक है का आनंद हो। साहब, ठीक है, समय समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय राजस्थान में ये पहुंच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। शुक्ला साहब जल्दी से अपनी बात इस बात पर रखिएगा। सवाल मेरा ये आपसे कि देखिए राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती है। अगर ऐसा हो कि जो इस समय जो बहुमत दिख रहा है एकनाथ शिंदे के पास, अगर वो उद्धव ठाकरे के पास हुआ तो सियासत क्या एक बार फिर से पलटा खाएगी? नहीं, अगर बहुमत उधर जाता है तो निश्चित तौर पर पलटा खाएगी और फिर उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है। अगर जो लोग गोवा में हैं वो बेमन से होते तो शिंदे के यहाँ आने के बाद उनमें से 2-4 लोग जरूर वहां से हट के आए होते। वैसा नहीं होता दिख रहा है। और चूंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन पर जरूर कुछ बात शेयर करता आपसे। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको कहना चाहूंगी समय आप समाप्त हो गया। शुक्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम हमें राजनीति देखने को मिल रही है, हालांकि राजनीति में हमेशा संभावनाएं बरकरार रहती है तो इसलिए ये संभावना कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो एक बार फिर से अपना नया परवान कायम करेगी और नए परवान चढ़ते नजर आएगी, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और फ्लोर टेस्ट में शिवसेना किसके हाथ में जाएगी, किसके पाले में जाएगी, ये भी देखना है अब होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।